नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। स्वागत है आपका हमारे खास शो में। और आज के शो का मकसद है हमेशा की तरह आपकी जेब और आपके अधिकार की रक्षा करना। आज हम बात करेंगे एक बड़े मामले की। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने मशहूर ब्यूटी और वेलनेस कंपनी वीएलसीसी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वजह यह है कि कंपनी ने अपने स्लिमिंग ट्रीटमेंट के विज्ञापनों में ऐसे दावे किए हैं जो सच नहीं थे। विज्ञापनों में कहा गया कि सिर्फ एक सत्र में 600 ग्राम और 7 सेंटीमीटर तक आपका मोटापा कम हो जाएगा। एक बार में एक साइज हमेशा के लिए घट जाएगा। लेकिन जांच में पता चला है कि ऐसा कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है। ये सिर्फ लोगों को आकर्षित करने और गुमराह करने वाले दावे थे। सीसीपीए ने साफ कहा है कि अब ऐसे विज्ञापनों में ये बताना जरूरी होगा कि कूल स्कल्पटिंग केवल कुछ जगह की चर्बी कम करने की प्रक्रिया है, वजन घटाने का इलाज नहीं है। और ये भी कि ये सिर्फ बीएमआई 30 से कम वालों के लिए है और भारत के लोगों पर इसका परीक्षण नहीं हुआ है। अब यहाँ पर मामला हमें एक बड़ी सीख देता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। चाहे स्लिमिंग ट्रीटमेंट हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या कोई हेल्थ सर्विस, हमें हमेशा सवाल पूछने चाहिए, सच्चाई जाननी चाहिए, गुमराह करने वाले विज्ञापनों से बचना चाहिए। आज के शो में हम समझेंगे कि इस कार्रवाई का असर क्या होगा, हमें उपभोक्ता के तौर पर किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और कंपनियों को अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी चाहिए। कुछ बड़े सवाल जो आपके स्क्रीन पे भी हम फ्लैश कर रहे हैं। क्या सिर्फ विज्ञापन देखकर मोटापा घटाने के तरीकों पर भरोसा करना सही है? क्या वीएलसीसी पर जुर्माना लगाना काफी है या सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए? कंज्यूमर को झूठे वादों से बचाने के लिए क्या और कड़े नियम बनाने चाहिए? कंज्यूमर कैसे पहचाने कि कौन सा विज्ञापन सही है और कौन सा भ्रामक? क्या कूल स्कल्पटिंग जैसे टेक्निक्स को इलाज की तरह पेश करना धोखा है? खास मेहमान जिनसे हम ये सवाल पूछेंगे, सोनल कपूर मेरे साथ जुड़ गई हैं, फिटनेस ट्रेनर और मॉडल हैं। डॉक्टर मनोहर कामत कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। जूही कपूर मेरे साथ जुड़ गई हैं, योगा ट्रेनर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। डॉक्टर केदार पाटिल मेरे साथ जुड़ गए हैं, बेरियाट्रिक और एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, रूबी हॉल क्लिनिक पुणे के। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर केदार, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले। वीएलसीसी की से पहले हमने कुछ और मामलों में ही स्लिमिंग की ही मामले बात कर रही हूँ, गाज पड़ती हुई देखी कुछ ब्रांड्स की जो ऐसे दावे करते थे कि आपको 3 सेशंस में, 4 सेशंस में हम पतला कर देंगे। मेरे ख्याल से सबकी पोल पट्टी अब खुलती हुई दिखाई दे रही है। क्या है ये कूल स्कल्पटिंग, अगर आप हमें आसान भाषा में समझा सकें तो? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये अनुमान है कि ये विज्ञापन जो दिया गया है, ये मेरे ख्याल से किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने नहीं दिया होगा। बिकॉज अगर कोई डॉक्टर ये एड ऐसा देते हैं तो ये मेडिकल एथिक्स के जरिए देखा जाए तो ये गलत एड है। क्योंकि वन साइज कम करना या अनरियलिस्टिक क्लेम्स करना इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस इटसेल्फ इज एन नॉट करेक्ट थिंग। ये एड शायद किसी मार्केटिंग मैनेजर ने दिया हुआ है। लोगों को ये समझना जरूरी है कि देर आर वेज एंड मीन्स, साइंटिफिक वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस वेट, जिसमें डाइट है, एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल चेंजेस है। और बीएमआई अगर 30 के ऊपर है तो उसमें मेडिसिन, इंट्रागास्ट्रिक बलून है या पीरियाट्रिक सर्जरी है। सो दीज आर वैलिड ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर वेट पाटिल, लॉस। डॉक्टर पाटिल, अब ये ये करता क्या है? लाइपोसक्शन का, कूल स्कल्पटिंग करता क्या है, होता क्या है इसमें? मोटापा नहीं घटा रहा, वो समझ गए हम, उसी पर लेकर गाज भी पड़ी है। लेकिन टेक्निक क्या है, करता क्या है ये? सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ लाइपोसक्शन जिसमें फैट को फ्रीज करके निकाला जाता है बॉडी से। सो विद दिस टेक्निक देयर इज सम रिडक्शन इन फैट, बट ये अनरियलिस्टिक होगा कि इतना ज्यादा इंच लॉस हो रहा है, इतना ज्यादा फैट कम हो रहा है। दिस इज अनरियलिस्टिक क्लेम्स। लाइपोसक्शन द ट्रेडिशनल वे जो किया जाता है वो बेस्ट माना जाता है, जिसमें 5 to 8 लीटर्स फैट मैक्सिमम निकाल सकते हैं। उसके ऊपर निकालना हार्मफुल रहता है बॉडी के लिए। और 5 to 8 लीटर्स ऑफ फैट ट्रांसलेट्स इनटू 2 to 3 kgs एट वन गो। सो इसीलिए इसका इंडिकेशन है 27 to 30 BMI। 30 BMI के अगर ऊपर है तो लाइपोसक्शन इज रॉन्ग ट्रीटमेंट। And whoever is advertising in terms of weight loss, they have to make these things very clear, and that is what exactly
the consumer court has also told that this is not a treatment for above 30 BMI, and so make these terms and conditions very clear to the patients when you're treating. मनोहर जी, बताइए अब किसी मार्केटिंग मैनेजर ने कैंपेन डाल दिया और उसकी बदौलत लोग पहुंच गए दुकान पे पतला होने के लिए। देखिए कैसे तो लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोगों को लुभाकर उनके पैसे उनमें से निकालकर किसी तरह फंसाना, ये तो इंडस्ट्री का बहुत जूना तरीका है। इट इज अ वेरी ओल्ड एंड एक्सेप्टेड मेथड। लेकिन इसमें परेशानी क्या है कि जब आदमी के लुक्स के बारे में, आदमी के हेल्थ के बारे में या ऐसे सब चीजों के विचार इन्वॉल्विंग योर पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होता है, इसमें लोगों को ठगना ये जरा मेरे ख्याल से ज्यादा ही संगीन जुर्म होता है। अभी सब लोग जानते हैं कि फैट निकालना वैसे उतना आसान नहीं है। वो फैट आता भी है बड़े मुश्किल से और जाता है उससे भी ज्यादा मुश्किल से। तो एज ए कंज्यूमर हम लोगों को दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। एक, क्या इसके पीछे कोई साइंस है, यानी साइंटिफिकली क्या ये प्रूव है। पॉइंट नंबर 2, क्या ये मुझ पर अच्छी तरह इस्तेमाल करने जैसी ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी हर आदमी को सूट नहीं करती। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि ये सब करने के बाद क्या वो फैट, मान लो आपने मेरे शरीर से 2 किलो फैट निकाल दिए, क्या हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो फैट वापस आ जाएगा? तो फिर सवाल ये उठता है कि मैंने जितने भी खर्चे किए पैसे, दैट इज ऑल वेस्ट। तो इन सब चीजों को देख के हमारे कंज्यूमर उपभोक्ताओं को और जी ये सोच सब तो समझ बातें कर कंज्यूमर को सोचनी चाहिए, ये सब बातें तो उपभोक्ता को सोचनी चाहिए। और आजकल के ज़माने में जब हम सब कुछ इतना सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं, सब कुछ मुमकिन लगता है जिस तरह से दिखाया जाता है, तो यहाँ पर तो आपको जज करना चाहिए कि किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट मनोहर जी, मेरा सवाल ये भी है कि केवल इस तरीके का जुर्माना काफ़ी होगा? क्या कोई सख्ती का कदम उठाने की ज़रूरत थी? क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि ऐसे ज़माने में हम हैं जहां पर सब कुछ ही मुमकिन दिखाई देता है, भले ही वो फैट लॉस हो या आपके चेहरे का टोन्ड शेप हो, है ना। हर कुछ आपको मिनटों में मिल जाता है, यही बताया जाता है। अब सवाल ये है कि हमें क्या कोई बहुत बड़ा जुर्माना या ऐसा कोई बहुत सख्त सज़ा क्या घोषित कर देनी थी, ताकि ये सबक रहे उन सब लोगों के लिए भी जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो इस तरह के झूठे दावे कर रहे हैं? क्या ये करना चाहिए था? क्या हमें और सख्ती दिखानी चाहिए थी? देखिए, अक्सर होता है कि एडवर्टाइजमेंट जो भी होते हैं ना, उसमें हर चीज को बढ़ाया चढ़ाया जाता है। कोई भी ऐड हो, भले वो शैम्पू की ऐड हो, कोई सोप की ऐड हो, इनका काम बेसिकली क्या है कि छोटे से चीज को बहुत बड़ा बना के बताने का। वो हिंदी में बोलते हैं बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो कंज्यूमर को अवेयर रह के इसमें से बचना चाहिए, ये पहली बात है। आपने ये भी पूछा क्या ये जुर्माना ठीक है। मेरे हिसाब से 3 लाख बहुत कम है, लेकिन मैं ये तो सोचता हूं कि आज तक पिछले 25 सालों में जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हुए, विच वर ऑल फॉल्स, और जिससे लुभावने थे, सब झूठे थे, उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती थी। चलो आज पहली बार कार्रवाई तो हो गई। एज कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव मैं क्या कहूंगा कि भाई चलो पहली बार कार्रवाई हुई, एक। और दूसरी बात, मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट और जो भी कंपनियां हैं, इसको एक उदाहरण समझे कि आज तुम्हारे ऊपर से 3 लाख का जुर्माना लगा गया है, अगले बार ऐसा कोई करता है, बच के रहना, 3 करोड़ का भी जुर्माना लग सकता है। चलिए मनोहर जी, मान लिया कि आप इसको एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए पहला कदम मानते हैं, लेकिन बीच में ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे ये चीज़ मिस भी हुई है एज की, जो कि मिसलीडिंग एड्स के खिलाफ भी कदम उठा सकता था, वहाँ पर भी हमने देखा चूक हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये मामला कोर्ट तक पहुँचा है अपने आप ही। बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, एजेंसीज है, जिनसे मामला छूटा है, जो अगर पहले पकड़ में आ जाता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता लोगों को। हम इस बारे में आगे आएंगे, लेकिन सोनल के पास मैं जाती हूँ। सोनल, देखिए
हमारा जो देश है ना फिटनेस के लिहाज से एक ऐसे पड़ाव पर है जहां पर हर कोई फिट रहना चाहता है और इसको लेकर अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन साथ ही इस तरह के झूठे दावे भी हैं जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों को फ़ायदा कम डिसएडवांटेज या नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे हैं। आप तो मॉडल भी हैं, तो आपने या आपके आसपास से किसी लोगों ने ऐसे कोई शॉर्टकट फॉर्मूले आजमाए हैं जिसका असर हुआ हो और असर जो है बिल्कुल बेअसर हो गया हो कुछ समय में? कितना फायदा देता है? बिकॉज आजकल हर किसी को सुंदर दिखना है, फिल्टर्स भी कम बढ़ जाते हैं कई बार सोनल, देखा जाए तो ठीक है, शक्ल ठीक करने के लिए, शरीर का साइज ठीक करने के लिए। अब उस तरह की मानसिकता किसी की हो तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले लोग कितना अपना लेते होंगे? देखिए, इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी और सबको कि जो ये शॉर्टकट्स हैं, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफ़ेशन में हैं, आपका उसके लिए यूज़ क्या है। जहाँ मैं नॉर्मल लोगों की बात करूँ, तो अगर हमारे पास फैट है, तो हमें नेचुरल तरीके से ही उसे लूज़ करने पे जाना है। अगर मैं आपको स्क्रीन पर आना है, आपको बिल्कुल एक-एक चीज़ स्क्रीन पे अगर आपकी दिखती है और उस फ़ील्ड में अगर कोई इसे यूज़ कर रहा है, एक कंटूरिंग के लिए अगर हम बात करें कि बहुत बारीकी चीज़ है, उसको हमें हाइलाइट करना है, स्क्रीन पे आना है। यहाँ पर ये चीज़ों का हाँ, यूज़ समझ में आता है बिकॉज़ उनको दिखाना ही वही है, उनका स्क्रीन पे पूरा प्रॉपर ज़ूम होकर वो सब कुछ आना है। बट अगर आप फैट हैं और उसको आप लूज़ करना चाहते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस ही है। इवन कि अगर मैं मॉडल्स की बात भी करूँ, अगर मैं अपने सर्कल की बात भी करूँ, तो ये नेचुरल प्रोसेस ही फर्स्ट प्रेफर्ड प्रोसेस रहता है और जब लास्ट में कंटूरिंग की जहाँ पर बात आती है, जो बिल्कुल बारीकियाँ रह जाती है, वहाँ पर इन चीज़ों का रोल आता है, जो आपको थोड़ा और हाइलाइट करने में हेल्प कर देता है चीज़ों को। तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन में हैं, लेकिन फिर भी शॉर्टकट अपनाना कितना सही होगा सोनल? शॉर्टकट अपनाना बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होगा बिकॉज़ रीज़न बीइंग इमेजिन कीजिए एक बकेट है और बकेट पे टैप चल रही है। अब उस बकेट में जो पानी भर रहा है हमने उसको निकाल दिया है, लेकिन टैप तो चले जा रही है ना। इसी तरह अगर हमने फैट इस तरीके से निकाल दिया और अपना लाइफ़स्टाइल तो फिक्स किया ही नहीं है, टैप रनिंग है, तो वो वापस आ जाएगा एंड उसके ऊपर से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उनका जो मेटाबॉलिज़्म है वो तो फिक्स नहीं हुआ, रूट तो फिक्स ही नहीं हुई। तो हम लॉन्ग टर्म तो अपने आप को खराब कर रहे हैं, इंटरनल हेल्थ खराब हो रही है, एक्सटर्नली ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सस्टेन नहीं करता। बिल्कुल सस्टेन नहीं करता, और सस्टेन करने के लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो मेरे ख्याल से डॉक्टर पाटिल जैसे डॉक्टर्स के पास आप जा सकते हैं और लगातार इसके कई सारे सेशंस भी ले सकते हैं अपने आप को फिट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। लेकिन चलिए, जूही, योगा फिट रहने का सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका है ना, इसी पर आपको ज़्यादा वो डिपेंडेंट रहना चाहिए रादर देन शॉर्टकट्स, रादर देन सर्जरीज, है ना। इसको अगर अपनी ज़िंदगी में आप शामिल कर लो तो आप देखिए, वेट लॉस के लिए योगा को कम देखा जाता है जूही, इफ़ आई एम राइट ओवर योर, फिटनेस के लिए देखा जाता है, अंदरूनी ताकत के लिए, और ये आपका माइंड, आपका शरीर और आपकी आत्मा, तीनों के लिए सही बताया जाता है। बिल्कुल कविता, आप सही कह रही हैं। इनफैक्ट ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली योगा इज़ नॉट अ मीन्स टू एन एंड। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज, कोई मैजिक पिल नहीं है ये। आज आपने कर लिया और आपको एकदम से असर दिखेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं खुद एक्चुअली 35 किलो से भी कहीं ज़्यादा वज़न घटा चुकी हूँ, लेकिन उसे करने में काफ़ी समय भी लगा और काफ़ी होलिस्टिक अप्रोच एक तरीके से लेना पड़ा। यानी आप डेली मूवमेंट करें, वो वॉकिंग हो सकती है, वो योग हो सकता है, वो वेट ट्रेनिंग भी हो सकती है। हर मील को बैलेंस्ड बनाकर चलें और अपनी डाइट में फाइबर, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएँ, जिससे आपको सैटिस्फाइड महसूस हो, यानी दिन भर आप थोड़ा ऐसा महसूस करें, सैटिस्फाइड महसूस करें, ताकि आप क्रेव ना करते रहें। तो ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी अपनी खुद की फैट लॉस जर्नी से भी। लेकिन 2 ऐसी चीज़ें जो अक्सर लोग साइडलाइन कर देते हैं फैट लॉस में, वो है स्लीप और स्ट्रेस। तो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस को कम करने से ही 2 ऐसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स बैलेंस हो जाएँगे, ग्रेलिन और लेप्टिन, जो हंगर और सैटिस्फाइड को कहीं न कहीं मैनेज करते हैं। यानी भूख लगना और भूख पर नियंत्रण होना। तो इन हार्मोन्स को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो सोना बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद
तो इसे तो हर कोई साइडलाइन कर देता है कहीं न कहीं। और स्ट्रेस ऑफ कोर्स, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा बेली पे फैट बढ़ेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, डाइट और योग और ये सारी फिजिकल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। ये एक अपने आप में एक सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल चेंज है। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये कोई मैजिक पिल नहीं है। चलिए, लाइफस्टाइल चेंज क्विक फिक्स नहीं है, मैजिक पिल नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर पाटिल के पास मैं फिर से आना चाहती हूँ, क्योंकि हम जिस सर्जरीज की बात कर रहे हैं, फैट लॉस ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये बताइएगा, ये भी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और मामला ख़त्म हो गया, उसके बाद भी तो आपको एक फिटनेस रिजीम या लाइफस्टाइल रिजीम को फॉलो करना पड़ता होगा। डॉक्टर पाटिल, मान लीजिए अगर कोई आता है आपके पास, उनको आप किस तरह से बताते हैं कि इसको सस्टेन करना है? ये सर्जरीज कितनी बार कराएगा कोई? सवाल ये भी है। जैसे मैंने आपको बोला कि इसके मायने बहुत क्लीन और क्लियर है। एनीबडी बिटवीन 27 to 30 BMI, दिस इज ओवरवेट कैटेगरी एज पर एशियन स्टैंडर्ड्स। तो इनमें डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ लाइपोसक्शन चल सकता है। एज सोनल जी ने बताया कि दिस इज अ स्कल्पटिंग सर्जरी, मतलब जिनको फाइन टच देना है उसके लिए ये ठीक है। दिस इज नॉट अ वेट लॉस सर्जरी, लाइपोसक्शन। पर अगर BMI 30 के ऊपर रहता है और उसके साथ ओबेसिटी के साथ काफी सारी बीमारियां एसोसिएटेड है, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन्स है, स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। तो हम इनमें सर्जरी सजेस्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक को ये सर्जरी कराए। और BMI अगर 35 के ऊपर है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डिसीजेस और कंडीशंस, वी एडवाइज टू ऑल पेशेंट्स, बिकॉज the patient will have eventually some kind of diseases that are associated with obesity. So obesity ये बीमारी है, ये पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। It is just not a condition of being cosmetically disfiguring or just having more weight. It will definitely invite diseases which will cause complications in further. Now, with all therapies that we are doing, उसमें डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस आर द पिवट अगेंस्ट अराउंड विच रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स वर्क. So as I mentioned you, liposuction is also a treatment option, but for BMI between 27 to 30. उसके ऊपर मेडिसिन है, GLP-1 एनालॉग्स जो अभी रिसेंटली मार्केट में बहुत ज्यादा उसका हाइप हुआ है, उसके भी कुछ लिमिटेशंस है, उसके भी स्पेसिफिक इंडिकेशंस है, एंड इट हैज टू बी अंडर मेडिकल सुपरविजन. उसके अलावा जो थेरेपीज हम देते हैं, इंट्रागैस्ट्रिक बलून एक ऑप्शन है, एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है, डे केयर प्रोसीजर है, एंड बेरियाट्रिक सर्जरी है, जिससे सिग्निफिकेंट अबाउट 60 to 80% ऑफ एक्सेस वेट लॉस होता है विद रिवर्सल ऑफ डायबिटीज एंड मेजर इलनेसेस दैट आर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी. सो इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इस फील्ड में जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स है, उनके पास जाके they have to understand these treatment options, the pros and cons of each of the treatment options. Like for example, someone who is having a knee joint pain and cannot walk, उसको आप एक्सरसाइज सलाह अगर दे रहे हो तो वो कितना कर पा रहा है, उसके लिमिटेशंस क्या है, एंड इन दोज लिमिटेशंस उसको कौन से एक्सरसाइजेस बताए जाने चाहिए. दिस इज वेल टोल्ड बाय अ फिजियोथेरेपिस्ट who has done masters. A dietitian who has done MSc in dietetics is the right person to advise about diet. A yoga expert who is certified with a certificate and who has done this therapy for a prolonged time can advise about yoga. So इसमें जरूरी ये है कि उचित राय उचित आदमी से लेनी चाहिए. That is the most important aspect of all this. बिल्कुल बिल्कुल. तो सोनल, अब डॉक्टर साहब की बात सुनते सुनते मेरा सवाल एक दिमाग में आया, साइज 0 ही फिट होता है क्या? कि फिटनेस के भी साइजेस अलग अलग हो सकते हैं. इसको हम कैसे समझें? क्योंकि आजकल लोगों को यही लगता है कि पतले हो, रिफ्लेक्सेस आपके अच्छे से काम कर रहे हैं तो मतलब आप फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिटनेस का पैमाना क्या होता है सोनल? डेफिनेटली अगर
आप पतले हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिट हो। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है, वो पतले हैं, येट उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आया। वो कैसे आया? प्री डायबिटिक आ रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? सो अगर आप पतले हो, अगर आपके रिफ्लेक्सेस सही मूव करें, डजेंट मीन आप फिट हो। यू नीड टू चेक योरसेल्फ, आपका मसल मास कितना है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी ऑर्गन हेल्थ कैसे हैं, आपके ब्लड वर्क करवाओ, उसमें देखो कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंट तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड हेल्थ। सिर्फ बाहर से दिखना कि हाँ हम पतले हैं तो हम, दैट डजेंट मीन दैट इज हेल्दी। वी नीड टू बी हेल्दी इनसाइड आउट, ओनली देन हम अपने आप को बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म में कैरी कर सकते हैं। एंड वंस हम अगर अपने आप को पतला कर भी लें इस तरीके से कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे ऑर्गन्स कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है मेरी हेल्थ के साथ, मुझे तो बस पतला दिखना है, ऐसे लोग हैं, बहुत हैं जो ऐसा माइंडसेट ले आते हैं। बट एक्चुअल में आप अगर खुद देखो तो अगर इस तरीके से वो पतले हो भी जाते हैं ना, तो वो बहुत छोटा पीरियड ऑफ टाइम होता है। दैट इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। एंड उसके बाद उनको जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तब वो आते हैं हमारे, हम मतलब जो ट्रेनर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास, कि अब मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं पतली हूँ नहीं हूँ, मुझे मेरे इंटरनली ठीक कर दो कि मैं जिंदगी वापस जी सकूं। जूही, योगा के साथ किस तरीके का मिक्स ऑफ एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं? किसी को अगर योगा के साथ कुछ अपना फिटनेस रिजीम बनाना हो तो उसके इर्द गिर्द क्या कुछ किया जा सकता है? अब हर किसी के लिए सर्जरी कराना तो मुमकिन होगा नहीं, बट सी होलिस्टिक लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है, वो हम समझ गए हैं। बट हाउ डू यू मिक्स एंड मैच योर वर्कआउट पैटर्न्स विथ योगा? देखिए, योग तो सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, तो एक सिस्टम है जिससे आप अपने हार्मोन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, डाइजेशन और माइंडसेट पर काम कर सकते हैं। तो अपनी डेली दिनचर्या में कुछ आसन्स आप करें, और सूर्य नमस्कार का अगर आप डेली कोशिश करें कि ये अपनी प्रैक्टिस में लाएं, तो डेफिनेटली कैलोरी बर्न तो होगा ही। इसके साथ साथ शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उनकी भी स्क्वीज एंड सोक इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं उनकी फंक्शनैलिटी भी बढ़ेगी, और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन अच्छा होगा। तो ये काफी मदद करेगा। इसके अलावा प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। ये सारे प्राणायाम करने से और क्रियाएं करने से कहीं ना कहीं जो है मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, और ये मदद करेगा इवेंचुअली थायराइड हेल्थ में और फैट लॉस में। सो ये एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैं एज सेड कि वेलनेस इंडस्ट्री को सीखने की जरूरत है कि हम मिसलीड ना करें किसी को। तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये प्राणायाम कर लो वजन घट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उस प्राणायाम को करेंगे तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, इस वजह से जो है आपके फैट लॉस जर्नी में सुधार होगा। तो दिन में 1 घंटा निकालें अपने लिए मैट पर, और योग की लर्निंग से ऑफ द मैट भी कोशिश करें कि नियंत्रण बनाकर चलें। माइंडफुल ईटिंग पर ध्यान दें, ये भी एक तरीके का योग ही है जिससे आप बिंज ईटिंग और इमोशनल ईटिंग जैसे डिसऑर्डर्स से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे भी नियंत्रण बना के चलें कि कितना खाना है, कब खाना है, कितना पोर्शन लेना है किसी चीज का। तो इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, और ये नियंत्रण धीरे धीरे योग के माध्यम से ही आएगा। आखिरी टेक एक कामत सर से मुझे लेना होगा जाते जाते। कामत सर, अभी बताइए कि कितना काफी है, अब क्या कुछ किया जाना चाहिए? अगर नियमों की मैं बात करूं, क्या और कड़े नियम आपके मुताबिक बनने चाहिए? क्या इस तरह की दुकानों के लाइसेंस कैंसिल हो जाने चाहिए? क्या एक आधा उदाहरण तो हमें स्थापित कर ही लेना चाहिए? क्या कहेंगे कामत सर? सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी ये सब चीजें हमसे डिमांड करती है। सोसाइटी के नॉर्म्स को साथ रहने के लिए हम ये सब करते हैं। और ये जितने भी दुकानें जो आप बता रही हैं कि एक्शन क्या करना है इनके ऊपर, ये उस चीज को एक्सप्लॉइट करती है। को पता है कि ये ऐसा ऐसा डिमांड है। उनको बहुत बार ऐसा भी पता है कि हमारे ट्रीटमेंट से ये फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी वो इसको इसलिए प्रमोट करते हैं कि उनको उसमें से कुछ पैसा मिले। अभी सवाल ये है कि रेगुलेटरी बॉडीज को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। रेगुलेशंस में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, और ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं मेडिकल के और कंज्यूमर के फील्ड में।
लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इन एक्ट्स का एप्लीकेशन यानी जो अमल जो होता है वो बहुत ही ढीला और बहुत ही कम होता है। इसके वजह से अगर एक चोर पकड़ा जाता है तो 500 चोर पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब सवाल ये होगा कि इन 500 चोरों को आप कैसे पकड़ोगे? इनको पकड़ना जैसे कहते हैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ा के इनका पूरा धंधा पैसे के ऊपर चलता है। अगर आप पब्लिक अवेयरनेस करके इनके पैसे की इनपुट को कम करोगे तब अपने आप ये सब दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर इंसान के पीछे एक पुलिस वाला खड़ा रहे उसको सीधा करने के लिए। इसलिए मैं समझता हूं कि उपभोक्ताओं को ही अपने आप का स्वयं आत्मसंरक्षण करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए इसीलिए हम यही कहते हैं उपभोक्ता को, कंज्यूमर्स को, कि आप जागरूक रहें, आप अवेयर रहें और खुद ही अपने विवेक के मुताबिक ये तय करें कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। लेकिन जहाँ तक नियम कानून की बात है, आपकी सुरक्षा के लिए वो मौजूद है, बस थोड़ा सा और कड़े होने की ज़रूरत है। बहरहाल इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और हमारे दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया। मुझे भी इस खास पेशकश में इजाज़त दें। नमस्कार।